नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा आपके साथ हूँ और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। प्रभु दयाल हैं, पूर्व राजदूत हैं, राजनयिक हैं और हमारे साथ यहाँ पर मुश्ताक साहब हैं, मुश्ताक हुसैन, डॉक्टर मुश्ताक हुसैन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में हैं, बिट्स लॉ स्कूल में पढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बड़ी एक खबर जो शनिवार को आई वो ये कि हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है, लेकिन इसके पहले जो हमला हुआ था वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल ने कहा कि उसने किया है। और ये भी बाद में दावा किया गया कि उन्होंने करीब 6000 रॉकेट्स और मिसाइल्स वगैरह अपने स्ट्राइक में, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक में उन्होंने नष्ट किए। लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह ने कम से कम 320 ड्रोन जो हैं वो इजराइल में दागे और उससे कुछ जगहों पर आग वगैरह लगी, बहुत नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना नुकसान होने के बावजूद जो इजराइल ने उनका किया प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक में, उसके बावजूद वो इतनी ज्यादा वो रॉकेट्स छोड़ पाए एक बार में। आपको लगता है कि हिजबुल्लाह जो है वो बड़ा खतरा है, डॉक्टर प्रभुदयाल सर? देखिए, दोनों साइड, इजराइल और हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। और जैसा आपने कहा, ये बड़ी खबर है कि इस तरह के रॉकेट्स की एक्सचेंज हुई, क्योंकि ये बहुत खतरा पैदा कर सकता है। जो इजराइल और हमास के बीच लड़ाई हो रही है वो तो बहुत खराब और संगीन है ही, लेकिन अगर इस लड़ाई का फैलावा होता है और दूसरी कंट्रीज भी इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं तो लड़ाई के बढ़ने से बहुत बुरा होगा। और बड़ा खतरा यह है कि हमास जो है वो भी इन्वॉल्व होगा, उसके बाद ईरान हो सकता है, अगर ईरान हुआ इन्वॉल्व तो अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ये लड़ाई को फैलने ना दिया जाए। ईरान और हिजबुल्लाह इस बात से रुके हुए थे आगे कुछ करने से, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो कायरो में पीस टॉक्स हो रही हैं इजराइल और हमास में, उसमें क्या तरक्की होगी, उससे कितना फायदा होगा, वो कुछ आगे बढ़ रही है नहीं। देखिए, अब तो वो टॉक्स कल खत्म हुई और कोई सही नतीजा नहीं आया। उसकी वजह यह है कि इजराइल तो पीस चाहता ही नहीं है। नेतन्याहू तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हम तो हमास का पूरी तरह से खात्मा करते आएंगे। अब जो बाइडेन का एक पीस प्लान था जो मई में पेश किया गया था और जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन के तौर पे, उसमें ये पूरी तरह से पुल आउट की जाएंगी इजरायली फोर्सेस गाजा से, इसकी बात थी। अब जो नेतन्याहू हैं उन्होंने कुछ नई शर्तें लगा दी हैं। एक तो ये कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है, जो गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर पे, वहां पर इजरायली फोर्सेस नहीं हटेंगी, वहीं डटी रहेंगी। दूसरी ये कि गाजा के बीचों बीच एक जो नेट जरीन कॉरिडोर कहलाता है, नेट जरीन कॉरिडोर, वो भी वहां पर इजरायली फोर्सेस तैनात रहेंगी और नॉर्थ से जो साउथ से नॉर्थ पैलेस्टीनियंस, उनकी पूरी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करेगी। और सही बात कि उस कॉरिडोर से इजराइल जो है वो हथियार भी पहुंचाएगा दोनों साइड, नॉर्थ में भी साउथ में भी। लेकिन यहाँ पर सबसे जो लगता है मुझे कि बड़ा एक फैक्टर है वो ये कि हमास को कई जानकार कहते हैं कि इजराइल जो है वो हैंडल करने में सक्षम है, खासकर जब उसके पास अमेरिका का सपोर्ट है, डॉक्टर मुश्ताक। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो हर दिन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और ये इजराइल को भी लगता है। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आई कि दोनों ने एक दूसरे को ये बताया, इजराइल और हिजबुल्लाह ने, कि हम इससे ज्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इतना असलहा है उनके पास तो सिर्फ एक चरण में वो 320 ड्रोन दाग के क्यों चुप हो जाएंगे? तो क्या पीछे क्या चल रहा है? जी देखिए, हिजबुल्लाह के पास इस बात में कोई शुबा नहीं है कि बहुत असला है। हिजबुल्लाह के पास ये भी कयास लगाया जाता है कि कई इंडिपेंडेंट देशों से ज्यादा असला है, ज्यादा उनके पास वेपन्स हैं। लेकिन ये भी बहुत क्लियरली पता है हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को, जिसमें उनके जो चीफ है हसन नसरल्लाह, वो भी इंक्लूडेड है। उनको पता है कि एक ऑल आउट वॉर जो होगा उसको वो लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने वेपन्स हैं, उतने लड़ाके हैं।
लेकिन उसमें उनका नुकसान बहुत होगा, सिविलियन पॉपुलेशन की जान बहुत जाएगी, तबाही बहुत होगी। और हिजबुल्लाह चाहे जितना इजराइल से नफरत करे, हिजबुल्लाह का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लेबनान की पॉलिटिक्स पे अपना दबदबा बनाए रखना। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो रॉकेट दागे, जो ड्रोन दागे, उसके कुछ घंटों बाद ही हसन नसरल्लाह ने एक टीवी इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि हम अपने तरफ से हक रखेंगे कभी भी दोबारा रिटेलिएट करने का। लेकिन एज ऑफ नाउ हम अपने देश की जनता को बताना चाहें कि दे कैन गो बैक टू थिंग्स बीइंग नॉर्मल, वो दोबारा से नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। जो एक बहुत ही जी। डायरेक्ट सीधा सीधा मैसेज ये देना चाह रहे थे वो अपनी जनता को, उससे ज्यादा इसराइल को, कि हमने अपनी तरफ से रिटेलिएशन जो करना था वो कर लिया, इसके बियॉन्ड हम और एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। ये हाँ। एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक हसन नसरल्लाह और जो लीडरशिप है हिजबुल्लाह का, उनका डोमेस्टिक कैलकुलेशन है, और दूसरा इसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। इन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन होगा कि एस्केलेशन करके वो क्या हासिल कर सकते हैं। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के डिसीजन में। और मुझे लगता है कि चाहे वो ईरान हो या लीडरशिप हो लेबनान की, दोनों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये है कि हम जो पब्लिक मैसेजिंग और जितना अपने सपोर्टर्स की तरफ से सिंपैथी ले सकते थे वो हम ले चुके हैं इन रिटेलिएशन के थ्रू, क्योंकि वो एक इमेज शो कर रहे हैं कि इसराइल भले ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्मी रखता हो, सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखता हो, लेकिन देखिए फिर भी हमने इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन का अटैक किया और हमारी तरफ से ये एक सक्सेस माना जाना चाहिए। इसके बियॉन्ड उनको और ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस वो बहुत बड़े लेवल पे कमिट करे अपने फोर्सेस को, जो वो नहीं करना चाहते हैं अभी। तो मुझे जी। लगता है कि ये सुनने में थोड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन इस अटैक के बाद अब लगता है कि मिडिल ईस्ट और स्पेशली इजराइल और लेबनान के बॉर्डर का एरिया थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल और पीसफुल है। अब मैं ये स्टेबल और पीसफुल बहुत ही रिलेटिव टर्म में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेबल और पीसफुल का मतलब यहाँ ये नहीं कि बिल्कुल शांति है। एक लो लेवल कंफ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। शनिवार और रविवार में ये जो हुआ ये अटैक और काउंटर अटैक, उसके बाद कंटिन्यूअसली ड्रोन स्ट्राइक्स, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। इसराइल की आर्मी ने एक कार को एक टारगेटेड रॉकेट के थ्रू उड़ाया है, उसमें सस्पेशन ये है कि हमास का लीडर था जो एन मौके पर बच गया, लेकिन वो ठीक है। अटैक्स चल रहे हैं। हिजबुल्लाह के लिए ये अटैक्स एक नॉर्मल सिनारियो है, वो इस नॉर्मल सिनारियो को हैंडल कर सकते हैं, एस्केलेशन को नहीं कर सकते। वैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन। प्रभुदयाल जी, आपसे जानना चाहते हूँ, ये जो कॉस्ट बेनिफिट है ये हिजबुल्लाह भी कैलकुलेट कर रहा है, ये ईरान भी कैलकुलेट कर रहा है, और यही वजह है कि जो इस्माइल हानिये की मौत के बाद ये लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर एक ऑल आउट अटैक होगा, सारे प्रॉक्सीज जो हैं ईरान के वो भी होंगे और बड़ा हमला होगा और बहुत कुछ ज्यादा ये आग जो है ये मिडिल ईस्ट में फैल सकती है, वेस्ट एशिया में फैल सकती है। तो ये हुआ नहीं, अभी भी वो जिसको कहते हैं कि धीरे 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 वो चल रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। ये क्या आखिर किस चीज का इंतजार है? क्या एक इंतजार है, क्या एक प्रेशर है हमास के ऊपर कि वो युद्ध विराम मान ले, ईरान के ऊपर कि वो ज्यादा बात आगे ना बढ़ाए? क्योंकि अभी ईरान में नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो चाहेंगे कि एक निगोशिएटिंग पोजीशन में वेस्ट के साथ हो रहे हैं, अगर ऑल आउट वॉर होता है तो वो तो खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं ईरान में 3 साल पोस्टेड रह चुका हूं और मैं ये जानता हूं कि ईरानियन गवर्नमेंट कभी जल्दीबाजी नहीं करती है। वो पूरी सूरत हाल को एनालाइज करती है और कब उसके लिए मौका सामने आता है काउंटर करने का, तभी वो करेगी। इसमें कोई दो राह नहीं है कि ईरान नहीं चाहता है कि लड़ाई और बढ़े। ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और लड़ाई के बढ़ने से उसकी जो उसके अवाम का बहुत नुकसान होगा। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, नेतन्याहू की सोच ही कुछ और है। नेतन्याहू जो है वो हमास का पूरी तरह खात्मा करना चाहते हैं और अगर वो खुद लड़ाई नहीं रोकते तभी डेंजर होता है लड़ाई के बढ़ने का। हिजबुल्लाह ने संदेश दे दिया कि देखिए हम काउंटर कर सकते हैं। ईरान में भी कई तरह से वर्बल मैसेजेस और साइकोलॉजिकल मैसेज दिए हैं कि हम जो है लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। अब क्या नेतन्याहू चाहते हैं?
कि लड़ाई और बढ़े। देखिए इजराइल का बहुत नुकसान होगा अगर नॉर्दर्न फ्रंट से भी उन पे बहुत अटैक होने लगे। वैसे भी ईरान जो इजराइल जो है वो पूरी तरह से बिजी है हमास से लड़ने में, और वो जो कार्रवाई कर रहा है गाजा में उसकी इंटरनेशनल निंदा हो रही है। एक तरफ जो वो लड़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ जो उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा है वो भी उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो मुश्ताक साहब के पास मैं जाना चाहूंगी, प्रभु दयाल जी, मुश्ताक साहब के पास ये जो कह रहे हैं यहाँ पर प्रभु दयाल जी की, और आपने भी जो बोला, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो आपने किया, लेकिन इसका ये मतलब क्या निकलता है कि ये जो सपोर्ट बार बार कहता है हिजबुल्लाह कि हम हमास को दे रहे हैं, फुल ऑन सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ एक स्लो प्रेशर है हिजबुल्लाह का हमास के ऊपर भी, इजराइल के ऊपर भी, और आखिर में ये बात जाकर रुकनी है सिर्फ युद्ध विराम पर, जहां पर हमास भी कायम रहे और इजराइल को जो उनके बचे खुचे बंधक हैं वो भी वापस मिल जाए। तो ये सिर्फ एक स्लो प्रेशर टैक्टिक्स है। जी, एक तरह से जो आप कह रहे हैं वो सही एक स्लो प्रेशर टैक्टिक है। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, और मैं प्रभु दयाल सर के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, या ईरान के सपोर्ट के छोटे छोटे प्रॉक्सी ग्रुप्स हों, इन सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अपनी पावर को बनाए रखना है। अपनी पावर को बनाए रखने के लिए इनके पास एक बहुत अच्छा एक कारण है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कमिटेड नहीं है, ये कमिटेड है, लेकिन कमिटमेंट इनको हेल्प करता है अपनी पावर बनाए रखने के लिए। कमिटमेंट किस तरफ है कि फिलिस्तीनियों की बात करना, पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म की बात करना, एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की बात करना, और उसी का पार्ट है कि ईरान और हिजबुल्लाह हमास को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप इस बात पे भी देखिए, ध्यान दे सकते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह का उतना ही सपोर्ट पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं था, फतह की तरफ नहीं था। तो अलग अलग देश, चाहे वो इस्लाम के नाम पे हो, चाहे फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद के नाम पर हो, उन्होंने अपने अलग अलग गुट चुने हुए हैं। और जैसे ही आप ये गुट चुनने की बात करते हैं तो उससे सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि आप लार्जर इशू को सपोर्ट करने की बजाय आप अपने इशू को प्रमोट कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जरूर होगा ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से कि वो नहीं चाहेंगे कि इजराइल किसी भी हद तक सक्सेसफुल हो हमास का खात्मा करने में, जो लगता भी नहीं कि होगा। और इजराइल के अपने मिलिट्री लीडर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम चाहे जितने लीडर्स हमास के लीडर्स को असैसिनेट कर दें, मारे, लेकिन हमास एक ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर एक आइडियोलॉजी बन गया है। हमास एक रेजिस्टेंस का मूवमेंट बन गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गाजा पट्टी की जो बर्बरता है, जो वहां का डिप्रेसिंग रियलिटी है लाइफ की, अगर उसको देखें तो उसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे उस माहौल में बड़े हो रहे हैं, उनके लिए लाइफ का मतलब ही रेजिस्टेंस रह जाता है। और ये हम लोग के लिए शायद से कहने की बात है, हम उसको शायद कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम उस तरह के सिनारियों को इम्बाइब नहीं कर सकते। तो ये इजराइल को भी पता है कि हम चाहे क्लेम कर रहे हैं कि हमने हमास का खात्मा कर दिया है, सूनर और लेटर वो दोबारा पनपेगा। हिजबुल्लाह को ये लगता है और ईरान को ये लगता है अभी कि हम ये जो स्लो प्रेशर और ये लो कॉन्फ्लिक्ट वाला सिनारियो है, उसको अगर मेंटेन करेंगे तो इजराइल के ऊपर प्रेशर होगा कि वो जल्दी ही एक पीस ट्रीटी की बात करे, एक समझौते की बात करे, शांति समझौता लाने की कोशिश करे। तो ये उनका इंटरेस्ट प्लस स्ट्रेटेजी के बीच का बैलेंस होगा। बिल्कुल। प्रभु दयाल जी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आप अगला स्टेप हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में क्या देखते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त में। अगर इजराइल के अटैक्स हमास पे नहीं रुकते हैं और अगर जो पीस डील करने की कोशिश की जा रही है यूएस, इजिप्ट और कतर के थ्रू, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो बहुत बड़ा खतरा है कि ये लड़ाई और फैलेगी और हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। हिजबुल्लाह के पास भी पूरी तरह तैयारी है और हमें ये समझना चाहिए कि अगर उसको प्रोवोक किया जाएगा तब मेरे ख्याल से वो अपनी तैयारी को दिखाएगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जुल्म के खिलाफ वो खड़ा होने के तैयार है। पूरी तरह से इसमें जिम्मेदारी इजराइल पे है।
जी। डॉक्टर मुश्ताक, आपको लगता है कि ये बहुत जो अभी जो हुआ शनिवार को जो हुआ, वो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा टकराव था अभी तक का। लेकिन आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये टकराव जो है और भी ज़्यादा एक्सप्लोड कर सकता है? जी, जैसे अभी दयाल सर ने कहा, डिपेंड करेगा कि इज़राइल क्या स्टेप लेता है आगे। अगर हिज़बुल्लाह की हुँ, तरफ से देखा जाए तो हिज़बुल्लाह के लीडर ने अपने बयान के थ्रू क्लियर कर दिया है कि उनकी तरफ से पूरी लड़ाई नहीं, तो ये जो चैप्टर है लड़ाई का, ये खत्म माना जाना चाहिए। देखिए, 30 हाँ, जुलाई को जो हिज़बुल्लाह का एक कमांडर का असैसिनेशन हुआ था, वो साउथ बेरूत में हुआ था और हाँ, वो शुक्र का। हिज़बुल्लाह के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि साउथ बेरूत उनका गढ़ माना जाता है। उस गढ़ के अंदर बिल्कुल। ढूंढ के असैसिनेट करना फवाद शुक्र को बहुत बड़ी बात थी। अगर इज़राइल हुँ, ऐसा ही कुछ दोबारा करता है जिससे हिज़बुल्लाह की को एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ता है, या फिर अगर हुँ, इज़राइल बहुत बड़े लेवल पे अटैक करता है गाज़ा में दोबारा, या फिर कंटिन्यू करता है, तो फिर जी, हमास के सपोर्ट में आने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं बचेगा हिज़बुल्लाह के पास, उनको रिटेलिएट हुँ, करना पड़ेगा। तो सर के साथ हुँ, एक्सेप्ट करते हुए मैं ये कहूँगा, एग्री करते हुए, कि यस, जो अगला स्टेप है वो डिपेंड करेगा कि इज़राइल का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। उसी हिसाब जी। से हिज़बुल्लाह रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल, दूसरी तरफ जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि जैसे उसने शुक्र को मारा इज़राइल ने, या फिर जिस तरह से इस्माइल हानिये की हत्या हो, इस तरह का आगे कुछ ना हो, ताकि युद्ध विराम की जो बातचीत है वो एक पॉजिटिव कंक्लूजन तक पहुँचे। आप दोनों का इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, प्रभु दयाल जी और डॉक्टर मुश्ताक, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो उम्मीद सबकी यही है कि युद्ध बहुत बड़े स्तर पर ना हो, जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, क्योंकि अगर युद्ध फैलता है तो ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में 2 देशों में सिर्फ उतना असर रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया पर असर डालेगा। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।